नमस्कार साथियों, नोगिया ऑनलाइन सेंटर यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है और मैं हूं जगदीश प्रसाद नोगिया। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कक्षा क्रमोन्नति नियम के विषय में। तो साथियों, ये शुरुआत करते हैं। तो उत्तीर्णता नियम। अब उत्तीर्ण होने के क्या क्या नियम हैं, किस प्रकार से छात्र छात्राएं उत्तीर्ण होंगे। तो साथियों, नियम नंबर 1 है कि विद्यार्थियों को उनकी 2 सामयिक परखों यानी दो टेस्ट, अर्धवार्षिक परीक्षा एवं वार्षिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को मिलाकर अथवा एक सामयिक परख, अर्धवार्षिक, वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के योग को मिलाकर नियमानुसार उत्तीर्ण किया जाएगा। कक्षा 9 और कक्षा 11 में वही विद्यार्थी कक्षोन्नति अथवा उत्तीर्ण का अधिकारी माना जाएगा जिसने प्रत्येक विषय में पूर्णांक के न्यूनतम 36% अंक प्राप्त किए हो। परंतु वार्षिक परीक्षा में विद्यार्थियों को प्रत्येक विषय में न्यूनतम 20% अंक लाना अनिवार्य है। तो साथियों, इसमें ये विशेष बात कही जा रही है कि कक्षा 9 और कक्षा 11 की जो छात्र छात्राएं हैं उनको कम से कम 36% अंक लाना अनिवार्य है और इसके साथ ही वार्षिक परीक्षा में उनको प्रत्येक विषय में कम से कम 20% अंक लाना अनिवार्य है। नियम नंबर 2 में कहा जा रहा है कि जिन विषयों में सैद्धांतिक और प्रायोगिक परीक्षाएं होती है उनमें अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है। प्रायोगिक परीक्षा में कोई क्रमांक दे नहीं है। तो साथ ही दूसरा जो नियम आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा नियम जो है, दोनों परखों का योग, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों के योग यदि भिन्न में हो तो उन्हें अगले पूर्णांक में प्रवृत्त कर दिया जाए। चौथा नियम है कि यदि कोई विद्यार्थी सत्र के बीच में किसी ऐसे विद्यालय से आकर प्रवेश लेता है जहाँ सामयिक परख नहीं होती है तो ऐसे विद्यार्थी के लिए विद्यालय स्तर पर एक समिति बनाकर एक लिखित सामयिक परीक्षा का आयोजन कर एक परख, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा के आधार पर परिणाम घोषित किया जाएगा। 5वां इसमें नियम के अंतिम परीक्षा परिणाम उन्हीं विद्यार्थियों को घोषित होगा जिन्होंने कम से कम एक सामयिक परख, वार्षिक परीक्षा अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा दी हो। साथ ही ये जो 5वां जो नियम है इसमें ये कहा जा रहा है कि उन्हें विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा जिन्होंने कम से कम एक सामयिक परख अथवा वार्षिक परीक्षा अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा तथा वार्षिक परीक्षा दी हो। 6वां इसमें नियम है कि अतिरिक्त विषयों यथा कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, जीवन कौशल इत्यादि विषयों में विद्यार्थी को वार्षिक परीक्षा के कुल 100 अंकों में से प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर A+ से D तक ग्रेडिंग दी जानी है, यानी A+, A, B, C, D तक हम ग्रेड दे सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा में इन विषयों में अनुपस्थित हो तो परंतु अन्य विषयों में उत्तीर्ण है तो विद्यार्थी को D श्रेणी मानकर के उत्तीर्ण कर दिया जाए। 7वां इसमें नियम है, राज्य सरकार द्वारा नव क्रमोन्नत विद्यालयों एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा की मूल परीक्षा पूर्वक परीक्षा का परिणाम विलंब से घोषित होने के कारण विद्यार्थियों को नियमानुसार प्रवेश लेने से पूर्व जो परख और परीक्षा हो चुकी हों उन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शेष रही परीक्षाओं के पूर्णांकों की योग के आधार पर घोषित किया जाएगा। साथियों, ये 7वां जो नियम इसको आप समझ लें कि राज्य सरकार द्वारा नव क्रमोन्नत विद्यालय एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित माध्यमिक परीक्षा की मूल परीक्षा अथवा पूर्व परीक्षा का परिणाम विलंब से घोषित होने के कारण विद्यार्थी को नियमानुसार प्रवेश लेने से पूर्व जो परख और परीक्षा हो चुकी है उन विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम शेष रही परीक्षाओं के पूर्णांकों को योग के आधार पर घोषित किया जाएगा। 8वां नियम है कि राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर अथवा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान भारत सरकार से कक्षा 10 उत्तीर्ण कर विलंब से प्रवेश लेने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व का परीक्षा परिणाम अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा परिणाम के आधार पर घोषित होगा। अब साथ ही दूसरा इसमें पॉइंट आ रहा है कि रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना। तो यहाँ पर पहला बिंदु है कि यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 9 और 11 अपनी रुग्णता अवस्था के कारण किसी सामयिक परख अथवा अर्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित होने की स्थिति में नहीं हो रहा है तो ऐसे उक्त परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से 1 सप्ताह की समय अवधि में रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि कोई विद्यार्थी अंतिम वार्षिक परीक्षा में स्वास्थ्य कारणों से सम्मिलित नहीं हो पाता है तो वह उक्त परीक्षा प्रारंभ होने की तिथि से 1 सप्ताह की समय अवधि में रुग्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर पुनः परीक्षा में बैठ सकेगा। अब साथ तीसरा बिंदु कृपांक। तो कृपांक के लिए विद्यार्थियों का आचरण और व्यवहार उस सत्र में उत्तम होना आवश्यक है।
अधिकतम 2 विषयों में क्रमांक दिए जा सकते हैं। कक्षा 9 और कक्षा 11 में यदि विद्यार्थी एक विषय में असफल है तो उस विषय के पूर्णांक के अधिकतम 5% कृपांक दिए जा सकते हैं। तो साथ ही इसको आप समझ लें कि कक्षा 9 और 11 में यदि कोई विद्यार्थी एक विषय में असफल है तो उस विषय का जो पूर्णांक है उसका अधिकतम 5% कृपांक दिए जा सकते हैं। यदि विद्यार्थी 2 विषयों में असफल है तो प्रत्येक संबंधित विषय में उसके पूर्णांक के अधिकतम 2% कृपांक दिए जा सकेंगे। रोगणतावस्था की छूट का लाभ प्राप्त करने वाले विषय में कृपांक दे नहीं होंगे। उस विषय में उत्तीर्ण होने पर ही विद्यार्थी अन्य विषयों के कृपांक प्राप्त करने का अधिकारी होगा। अब यहाँ पर श्रेणी निर्धारण का नियम भी दे रखा है। चौथा जो बिंदु है, अगर विद्यार्थी 60% अंक प्राप्त करता है या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो प्रथम श्रेणी मिलती है। 48% या उससे अधिक परंतु 60% से कम अगर हो तो द्वितीय श्रेणी में आएगा। 36% या उससे अधिक परंतु 48% से अगर कम है तो तृतीय श्रेणी यानी थर्ड डिवीजन होगा। 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर उस विषय में विशेष योग्यता यानी डिस्टिंक्शन मानी जाएगी। यहाँ पर डी अंकित करना है। अगर कोई विद्यार्थी चिकित्सा सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर में रहने के फलस्वरूप किसी सामयिक परख या अर्धवार्षिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ हो तो उसका श्रेणी अथवा स्थान निर्धारण निम्न प्रकार से किया जाएगा। विद्यार्थी जिन परीक्षाओं में सम्मिलित होता है उनके पूर्णांक के आधार पर प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार श्रेणी और कक्षा में स्थान का निर्धारण किया जाएगा। तो साथ इसका इस बिंदु का यही मतलब है कि अगर मान लो कोई विद्यार्थी तो रुग्णतावश या चिकित्सा कारणों से अगर परीक्षा में नहीं बैठ पाता है तो जो उसने परख या परीक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा दी है या वार्षिक परीक्षा दी है तो उनका जो प्राप्तांक है उनको मिला करके ही श्रेणी का निर्धारण किया जाना है। छठा इसमें बिंदु है कि श्रेणी निर्धारण क्रमांक रहित प्राप्तांकों का वृद्धि योग के आधार पर ही होगी, अर्थात श्रेणी निर्धारण करते समय कृपांक नहीं जोड़े जाएंगे। पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दी जाने वाली अंक तालिकाओं में मुख्य परीक्षा में अर्जित किए गए अंकों के साथ पूर्व परीक्षा विषय में न्यूनतम उत्तीर्णांक अंकित कर श्रेणी देते हुए नई अंक तालिका जारी की जाए। अब इसमें पूर्व परीक्षा के नियम भी इसमें दे रखे हैं। तो पात्रता, पहला बिंदु इसमें पात्रता, पूर्व परीक्षा अधिकतम किन्हीं 2 विषयों में दी जा सकेगी। संबंधित विषय में कक्षा 9 और 11 में प्रथम परख से वार्षिक परीक्षा तक के पूर्णांकों का 25% प्राप्त करना आवश्यक है। परीक्षा आयोजन शिवरा पंचांग के अनुसार निर्धारित तिथियों में ही आयोजित होगी। वार्षिक परीक्षा के पूर्णांकों के समान ही पूर्व परीक्षा के पूर्णांक माने जाएंगे। पूर्णांक प्रत्येक विषय का परिणाम वार्षिक परीक्षा के पूर्णांक के अनुरूप होगा तथा प्रश्न पत्र में संपूर्ण पाठ्यक्रम का समावेश किया जाएगा। परीक्षा उत्तीर्णता, वही विद्यार्थी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जिसमें पूर्वक परीक्षा के प्रत्येक विषय अथवा विषय में 36 अंक अलग अलग प्राप्त किए हों। पूर्व परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कृपांक नहीं दिए जाएंगे। परीक्षा परिणाम शिवरा पंचायत में निर्दिष्ट दिनांक पर पूर्व परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से ये जो कक्षा क्रमोन्नति नियम है इनकी हमें जानकारी होनी चाहिए ताकि हमें कोई दिक्कत नहीं आए। तो साथियों, ये तो छोटा सा प्रयत्न आपको शेयर किया। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद साथियों।